वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, और चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? मनी एंड बैंकिंग। आज इस चैप्टर के कुछ थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं और आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस वेरिएबल्स अफेक्टिंग एंड डिमांड ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। कौन से ऐसे फैक्टर है जिनकी वजह से हम डिमांड करते हैं कि हमें मनी चाहिए। अब इस केस में क्या है, हमें पैसे की एक तो होती है सप्लाई, एक होती है डिमांड। सप्लाई का मतलब होता है कि हमें जो है मनी अवेलेबल हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, हम मनी की क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रही है। हमें क्यों मनी चाहिए, क्यों सर्कुलेशन में चाहिए, किन किन पर्पस में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं। मेनली जो हमें मनी चाहिए होती है, सबसे पहले हम इसके मीनिंग में ये लिख सकते हैं कि जो पर्सन की डिमांड ऑफ द मनी है, ये कितने फैक्टर्स के लिए चाहिए? 3 मोटिव्स के लिए चाहिए। एक तो हमारा कौन सा मोटिव है? ट्रांजैक्शनल मोड। एक हमारा कौन सा है? प्रिकॉशन, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक हमारी क्या होती है? स्पेकुलेशन। ट्रांजैक्शन मोड में हमने देखा था अपने फर्स्ट सीरीज में कि ट्रांजैक्शंस वो होती हैं एक्टिविटीज जो कि हमारी डे टू डे के साथ रिलेटेड होती है, जिसमें हमारी कंजम्पशन आ जाती है। डे टू डे एक्टिविटीज, हाउस होल्ड के जो खर्चे आ जाते हैं, इसमें हाउस होल्ड में सारे शामिल होते हैं, इवन गवर्नमेंट भी शामिल होती है। सेकेंड है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या होती है? अनफोर्सिन कंटीजेंसीज, जो कि हमें फ्यूचर में फेस करनी पड़ती हैं। हर एक पर्सन फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ द मनी क्या करके रखता है? सेव करके रखता है, ताकि अपने ऐसे कोई कंडीशन में उसको यूज कर सके। थर्ड है हमारी स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन हमने देखा था, ये क्या होता है? दैट इज जो पर्सन को प्रॉफिट होता है ड्यू टू राइज एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ द मनी, जो उनकी वजह से वो जो स्पेकुलेशन एज ए गैम्बलिंग की टाइप होती है। इन 3 मोटिव्स के लिए हमें मनी हम अपने पास होल्ड करते हैं। लेकिन कौन ये फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जिनके लिए हम मनी को डिमांड करते हैं? काफी वेरिएबल्स है जिन पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। अब देखो, जो पब्लिक है, पब्लिक की डायरेक्ट डीलिंग किसके साथ होती है? हमारे कमर्शियल बैंक के साथ होती है। पब्लिक जो है कमर्शियल बैंक से क्या लेती है? लोन लेती है, लेकिन बदले में उसको भी कुछ ना कुछ पब्लिक को प्रोवाइड करना पड़ता है इंटरेस्ट लोन का, दैट इज इंटरेस्ट, जो कि कमर्शियल बैंक का क्या नहीं करता है? प्रॉफिट के नाम पे जाना जाता है। अब देखो, इसमें 2 टाइप्स की कंडीशन हो सकती है। एक तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? हाई होता है, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? लो होता है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो हमारी जो डिमांड ऑफ द मनी क्या होती है? वो थोड़ी सी कम हो जाती है। रीजन, पर्सन जो अपनी मनी के वो कहाँ पे यूज करने लग जाते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने पे पीपल्स को ज्यादा बेनिफिट होता है। ऑन द अदर हैंड, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक ने अपना प्रॉफिट देखना है तो कंज्यूमर ने भी देखना है कि उसको ज्यादा मिनिमम कॉस्ट किस में आ रही है और ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है। सेकंड है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लो होता है तो हमारी डिमांड ऑफ मनी क्या होगी? हाई होगी। लोन की अमाउंट हाई होगी, कस्टमर बैंक से ज्यादा लोन लेगा, क्योंकि उसको मनी चाहिए अपने मोटिव्स को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट में जाके अपनी मनी इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर होने वाला जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू द जो उसको लोन से मिलता है। सेकंड है प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल है तो हमारे प्राइस की वैल्यू क्या हो जाती है? राइज हो जाती है। सपोज करो कंटिन्यूसली प्राइसेस आर गोइंग टू बी हाई। अगर प्राइसेस हाई हो जा रहे हैं तो कोई भी पर्सन को किसी भी चीज को परचेज करने की कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी क्या होगी? हाई होगी। इवन नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स कौन से होते हैं? जिनके हम जो अगर प्राइसेस, हम ये जानते हैं प्राइस और डिमांड का कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर प्राइस कम ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है। अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होती है? ज्यादा होती है। वो किस चीज के लिए होती है? वो होती है लग्जरियस गुड्स के लिए। लेकिन जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, जैसे सॉल्ट होगी या चाय पत्ती होगी, इनकी प्राइस चाहे हाई हो चाहे इनकी प्राइस लो हो, ये ह्यूमन बींग्स की बेसिक नेसेसिटी है, उसको इनको परचेज करना ही पड़ता है। अगर नेसेसिटीज केस में हमारी जो प्राइस कॉन्टिन्यूसली हाई हो जा रही है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होएगा? ज्यादा होएगी। अब उनको परचेज करने के लिए हमें डिमांड ऑफ मनी भी क्या होएगी? हाई होएगी एज कंपेयर टू प्राइस लेवल अगर कम होगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस ऑफ द पीपल। अब ये देखेंगे लोगों की प्रेफरेंस क्या है। कई बार क्या होता है, जो लोग होते हैं वो अपने पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी होल्ड करके रखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। कि लोगों की आदत होती है कि उनकी ये हैबिट है कि उनके पास ज्यादा, उनको शो हैबिट है कि उनके हाथ में पैसा होना चाहिए। इस केस में हमारी डिमांड ऑफ मनी भी क्या होगी? हाई होगी।
लेकिन दूसरे पर्सन अगर लोगों की ये सोच है कि उन्होंने मनी को अपने पास होल्ड करने के बजाय इनको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लगाने हैं, आगे लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह खरीदनी है, उस पर्पस के लिए हमारी डिमांड ऑफ मनी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट है मोटिव फॉर होल्डिंग द कैश। इस कैश को हमने होल्ड करने का हमारा मोटिव क्या है, किस किस पर्पस के लिए हम होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, एक तो पर्सन खर्चा करता है अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में, एक करता है अपने मनी को फ्यूचर के लिए क्या करके रखता है, सेव करके रखता है। अगर कोई भी पीपल की ये हैबिट है कि वो अपनी ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी ये स्पेंड करता है ऑन देयर कंजम्पशन, ऑन देयर डे टू डे हैबिट्स, तो उस केस के लिए डिमांड ऑफ मनी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर पर्सन की ये हैबिट है कि वो पैसा स्पेंड करने के बजाय उसको सेव करके रखता है, तो ऑलरेडी उसके पास हाथ में पैसा है, तो उसके लिए जो डिमांड ऑफ मनी क्या होगी, लो होगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर में हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस आर गोइंग टू बी कंटिन्यूसली हाई, फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होने वाली है, तो इस टाइम पे हमारी जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मनी की ज्यादा होगी, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा एट द प्रेजेंट टाइम अपने प्रोडक्ट को, मनी को क्रिएट करके रखेंगे, क्योंकि हमें याद है प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशन। अगर फ्यूचर में प्राइस हाई है तो फ्यूचर में हमारी मनी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर फ्यूचर की हमें एंटिसिपेशन है कि प्राइसेस कम होंगे, तो इस टाइम पे जो हमारी डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इट आल्सो कम हो जाएगी, क्योंकि वी विल क्रिएट द डिमांड ऑफ मनी इन द फ्यूचर, जब प्राइस क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है चेंज इन जीडीपी। हमारी जीडीपी की कॉम्पोजिशन के चेंज होने का कैसा मेथड है, अगर कंटिन्यूसली हमारी इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज हो रही है और उसके साथ हमारी रियल इनकम भी इंक्रीज हो रही है, नेचुरली है, हर एक पर्सन के पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, एज रिजल्ट जो डिमांड ऑफ मनी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अदर फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी डिमांड ऑफ मनी स्पेंड होती है, दैट इज की इनोवेशन। अब टेक्नोलॉजी चेंजेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी वैसे वैसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, जिसके कारण हमारी डिमांड ऑफ मनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, इसको अलावा हम और भी बोल सकते हैं कि और भी बहुत सारे हमारे डेबिट कार्ड्स की कितनी वाइबिलिटी, हम उसको कितना यूज करते हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड्स को कितना यूज करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारी डिमांड ऑफ मनी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन्स द वेरियस फैक्टर दैट बी अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ मनी। जैसे डिमांड ऑफ मनी के काफी फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करने के लिए, वैसे सप्लाई ऑफ मनी को अफेक्ट करने के कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहले सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, जैसे ऊपर हमने देखा था डिमांड ऑफ मनी, हम डिमांड क्यों करते हैं मनी की, दैट इज a person has a people have a money in the form of cash, in the form of currency। जो भी पीपल के, पब्लिक के पास इन द इकोनॉमी करेंसी मनी अवेलेबल है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ मनी। चाहे वो मनी उसके पॉकेट में है, चाहे वो उसकी मनी किसी बैंक में है, चाहे कमर्शियल बैंक में है, चाहे आरबीआई में है, चाहे फॉरेन इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी है, लेकिन वो पैसा किसके द्वारा हेल्ड होना चाहिए, पब्लिक के द्वारा हेल्ड होना चाहिए। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी दैट इज हेल्ड बाय ए पब्लिक इन द इकोनॉमी एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम। और यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज करें हम, एट, तो इसलिए ये हमारा कौन सा कंसेप्ट आ जाता है, स्टॉक कंसेप्ट हो जाता है। तो इसके काफी फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमारी जो सप्लाई ऑफ मनी डिपेंड करती है। पहले क्या है, प्रिवेलिंग मॉनेटरी स्टैंडर्ड। हमारे मॉनेटरी स्टैंडर्ड कैसे हैं, हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देखा था कि स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग सेंस में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या करता था, या तो मनी हम गोल्ड की फॉर्म में मेंटेन करके रख सकते हैं, या मनी को हम कैश की फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारी वाइबिलिटी है कि पैसा गोल्ड की फॉर्म में मेंटेन करके रखना है, तो गोल्ड की अवेल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस केस में जो हमारी सप्लाई ऑफ मनी होती है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर ये हमारे स्टैंडर्ड्स है, मॉनेटरी बेस का ये स्टैंडर्ड है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन द फॉर्म ऑफ करेंसी की फॉर्म में हमने अपने पास अवेलेबल करके रखना है। अगर हमारे पास करेंसी की शॉर्टेज भी है, तो आरबीआई हैज़ द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग द नोट करेंसी। तो आरबीआई किसी भी टाइम पे करेंसी नोट्स क्या कर सकते हैं, इशू कर सकती है। तो इस केस में हमारी सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
आउटपुट लेवल हमारी इकोनॉमी में, हमने मैक्रो की बात कर रहे हैं तो मैक्रो में हम एक कंट्री की, एक फर्म की, एक इंडस्ट्री की बात नहीं करते, हम इसकी किसकी बात करते हैं, होल ऑफ द इकोनॉमी की इसकी क्या की जाती है, बात की जाती है। अगर हमारा आउटपुट मतलब आउटपुट ज़्यादा है तो इट मीन्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी कंजम्पशन भी ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। फर्दर इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, जीडीपी इफेक्ट पड़ेगा। नेट इफेक्ट ये क्या होगा, हमारी सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आउटपुट लेवल कम है तो नेट इफेक्ट सब कुछ कम होगा, सब कुछ कम होने के कारण हमारी सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन टेक इनटू अकाउंट करती है, आरबीआई करती है, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज द डिफ्लेशन। इन कंडीशन में भी हमारी इकोनॉमी को टैकल करना होता है, तो मनी जो हमारी मॉनेटरी बेस है इसके ऊपर भी हमारी मनी सप्लाई डिपेंड करती है। अगर तो इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो नेचुरली हमने मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है, तो हमारी मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन की कंडीशन है तो इट मीन्स उस केस में हमने मनी सप्लाई को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, तो उस केस में मनी सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारी फिजिकल पॉलिसी। हम जानते हैं कि जो फिजिकल पॉलिसी है ये किसके अंडर आती है, हमारी गवर्नमेंट बजट के अंडर आती है। ये पॉलिसी किसके साथ रिलेटेड होती है, हमारी एक्सपेंडिचर के साथ, और किसके साथ रिलेटेड होती है, इनकम के साथ रिलेटेड होती है। अगर तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, अब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट किस पे करती है, सोशल वेलफेयर के लिए करती है, तो उस केस में हमारी डिमांड भी ज्यादा होगी। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारी मनी सप्लाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम ज्यादा जनरेट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से आईटी और जितने भी और टाइप्स के ऊपर टैक्सेस होते हैं, तो इस फे में उनको ज्यादा पैसा किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और हर चीज हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ रही है, हाई पड़ रही है। इस केस में हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमारी मनी सप्लाई डिपेंड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग हैबिट्स, बैंक की कैसी हैबिट्स है कि वो कैसे है, वो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, उनकी पॉलिसीज कहती हैं। लिक्विडिटी कहते हैं हमारे अवेलेबल एसेट्स, लिक्विड कितने हैं, कितनी अमाउंट में परसेंटेज है। अब लिक्विडिटी क्या होती है, जिनको हम इजिली वो एसेट्स जिनको हम इजिली कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्ट कैश फॉर्म में ना हो सके, इन अदर वर्ड जिनको हम क्या बोलते हैं, नियर कैश एसेट्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई ऑफ मनी के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, अगर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है डीमोनेटाइजेशन हेल्प्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ब्लैक मार्केट एंड टेररिज्म। इसके ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन देनी है कि सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन होती क्या है। डीमोनेटाइजेशन ये इनमें दो वर्ड्स हैं, कौन कौन से हैं, एक हमारे है पास है डी, एक हमारे पास है मनी, जो मनी से मिलता है मोनिटाइजेशन। जैसे किसी भी जब भी गवर्नमेंट किसी भी करेंसी को लीगल टेंडर नोटिस के स्टेटस से खत्म कर देती है उसको क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन विच सम करेंसी हैज बीन टेकन आउट और ग्रांटेड आउट ऑफ द लीगल टेंडर नोटिस। जैसे कि सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन कब हुई थी, नवंबर 2017 में हुई थी। अब तक अप टू नाउ हमारी इकोनॉमी में 2 टाइम्स डिमोनेटाइजेशन हो चुकी है। फर्स्ट टाइम ये कब हुई थी, दैट इज नवंबर 2017 में हुई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट्स को क्या कर दिया था, डीमोनेटाइज कर दिया था, उनको बोल दिया गया था दे आर नॉट द लीगल टेंडर नोटिस। और उसके बाद इनकी रिप्लेसमेंट में 500 के तो न्यू करेंसी नोट्स गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिए थे, उसने इशू कर दिए थे, लेकिन 1000 के क्या हो गए थे, टोटली बंद हो गए थे। उसके बाद सेकंड टाइम हमारी डिमोनेटाइजेशन क्या हुई, कब हुई है, 2023 सितंबर में हुई है, जिसमें 2000 के जो नोट्स हैं इनको क्या किया गया थे, डीमोनेटाइज किया गया है। इनका मेन मोटिव क्या है डीमोनेटाइजेशन करने का, डीमोनेटाइजेशन करने से मेनली 3 प्रॉब्लम्स टेक इनटू अकाउंट होती हैं। सबसे क्या बात है, ब्लैक मनी, सेकंड करप्शन, और थर्ड इज हमारा टेररिज्म। ये कैसे होती है, ये सबसे पहले तो ये जो डीमोनेटाइज लीगल टेंडर नोटिस की जिसकी ऑब्लिगेशन को खत्म करते हैं वो कौन सी वैल्यू होती है, वो हाई करेंसी होती है, जो वैल्यूज होती है वो हाई अमाउंट की होती है, जैसे 500 की होगी, 1000 की होगी या 2000 की। क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या होता है कि लोग ये अपनी जो मनी है ये अपने
अलग ऐसी जगह पे इसको छुपा के रखते हैं कि इनको अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं करते। अगर उनको अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं किया जाता तो इन वो क्या करते हैं, टैक्स को अवॉइड करते हैं, और ये हमारी नज़र में बिल्कुल भी नहीं आती। गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं पता लगता कि इन ये नोट उन्होंने कहीं दूसरी जगह पे सेफ में छुपा के रखती है, क्योंकि जो छोटी करेंसी होती है उनको सेव करने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, लेकिन इनको सेव करने के लिए छोटी जगह चाहिए होती है, जिसके कारण वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज नोन्स टू बी ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी हमारे पास इकट्ठी हो जाती है, क्यों? ब्लैक मनी वो मनी होती है कि जो जिसके ऊपर हम टैक्स पे नहीं करते और जिसके कारण हम टैक्स को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, और इस मनी को यूज करने के लिए एज ए करप्शन के लिए भी यूज किया जाता है, एंड द पॉलिटिक्स सेंस करप्शन के लिए इनको यूज किया जाता है। करप्शन होती भी बहुत ज्यादा है, और फिर जिनके पास ये करप्शन करके जाता है वो इनको फिर अपने पास स्टोर करके रखते हैं, और उनके पास फिर ब्लैक मनी बनती है। कई बार इनके यूज से बहुत ज्यादा कॉस्टली वेपन्स खरीदे जाते हैं, बहुत ज्यादा आर्म्स खरीदी जाती हैं, जिनका हमारी कंट्री पे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और जिसके कारण क्या क्रिएट होता है, टेररिज्म क्रिएट होता है। पहले जो डिमोनेटाइजेशन फर्स्ट टाइम जब इम्प्लीमेंट की गई थी 2017 में, तो एक बार इसको टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन जब उसके बाद जब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई तो इसके जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मिलने शुरू हो गए, जिसके कारण लोगों ने टैक्स को अवॉइड करना कम कर दिया, जिसके कारण हमारी इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन द इंडियन इकोनॉमी। ब्लैक मार्केटिंग कम हुई है, करप्शन कम हुई है, और टेररिज्म कम हुआ है। और इसके बाद हमारी इंडिया में एक नया स्लोगन बना है आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन, दैट इज इंडिया फ्री फ्रॉम ब्लैक मनी, करप्शन एज वेल एज टेररिज्म। और ये हमारा एक मोटो बन चुका है कि जिसको हमने क्रिएट करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच आर टेकन बिहाइंड द डीमोनेटाइज। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑल करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज द मॉनेटरी लायबिलिटी। जितनी भी हमारी करेंसी सेंट्रल बैंक ही इशू करता है, सेंट्रल बैंक के पास ही ये सोल अथॉरिटी होती है टू इशू द करेंसी नोट्स, लेकिन फिर भी वो हमारी मॉनेटरी लायबिलिटी है। वो मॉनेटरी लायबिलिटी क्यों है, इनका क्या रीजन है मॉनेटरी लायबिलिटी बनने का? अब सबसे पहले हमने ये एक पॉइंट कल भी डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हमारी कोई करेंसी इशू की जाती है वो हमारी इकोनॉमी का क्या बन जाता है, मॉनेटरी बेस बन जाता है, क्योंकि ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, अपनी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट इज आल्सो नोन टू बी मॉनेटरी लायबिलिटी। मॉनेटरी लायबिलिटी मानी जाती है ड्यू टू सम रीजंस, जिसमें हमारा फर्स्ट रीजन क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ द करेंसी। हमारी करेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? जब भी हम देखें कोई भी करेंसी नई हमारी आरबीआई द्वारा इशू की जाती है, वहां पे महात्मा गांधी जी की पिक्चर के नीचे लिखा जाता है, आई प्रोमिस टू पे टू द बीरर, आई ओ टू यू। मैं तुम पे उधार हूं, मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि जिसके पास नोट है मैं उसको उसकी पेमेंट करूंगा। आई प्रोमिस टू पे टू बीरर, बीरर मतलब जिसके पास है उसको इसकी पेमेंट कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आरबीआई एक ऑब्लिगेशन ले रही है। तो ये क्या बन जाती है, जब भी किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट करनी होती है एज ए क्रेडिटर्स, तो वो क्या बन जाती है, एक मॉनेटरी लायबिलिटी बन जाती है। सेकंड पॉइंट है मनी सप्लाई कंसेप्ट। हमारा जो मनी सप्लाई का कंसेप्ट क्या होता है, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मनी दैट इज हेल्ड बाय द पीपल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं। ये उनका पैसा किसी भी पास हो सकता है, उसके अपनी पॉकेट में भी हो सकता है, आरबीआई के पास भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक भी हो सकता है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास भी हो सकता है। मींस जो हमारा आरबीआई के पास अल्टीमेटली डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे, चाहे वो कमर्शियल बैंक के थ्रू गया हो, चाहे उनकी डायरेक्ट डीलिंग हमारी पब्लिक के पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पब्लिक के पैसे को रिप्रेजेंट करता है। तो आरबीआई ने ये अल्टीमेटली पैसा वापस किसको करना होता है, पब्लिक को करना होता है, क्योंकि डिपॉजिट कहाँ से आए होता है, पब्लिक से। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज आल्सो बिकम द मॉनेटरी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है, देनदारियां जनरल सेंस में, जिसमें हमने बाहर किसी दूसरे बंदे को पेमेंट करनी होती है, किसी से उधार पैसा लिए हुए उनको पे करना होता है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है, लायबिलिटीज। इसके बाद जब भी हमारी जो इकोनॉमी में कोई भी करेंसी नोट्स इशू किए जाते हैं, उसको आरबीआई की बैलेंस शीट में किस साइड पे शो किया जाता है, लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है। हम जानते हैं कि
कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो ये पता है कि हमारी बैलेंस शीट में टू साइड्स होती हैं, एक हमारी होती है एसेट साइड और दूसरी साइड हमारी क्या होती है, लायबिलिटी साइड। एसेट साइड हमारे क्या होते हैं, जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, फाइनेंशियल पोजीशन को इंक्रीज करते हैं, जिसमें हमने लोगों से पैसे लेने होते हैं। लेकिन लायबिलिटीज हमारी क्या बन जाती है, देनदारी, और इसमें हमने बाहर के लोगों को पेमेंट करनी होती है। तो आरबीआई की खुद रिफ्लेक्शन में इसको बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे शो किया जाता है, लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट है एसेट्स एंड लायबिलिटी। अभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, ये तो हम देख ही चुके हैं पहले कि आरबीआई में इसको कौन सी साइड पे हम शो करते हैं, लायबिलिटी साइड में। अब ये भी एक आरबीआई की ऑब्लिगेशन है, जितनी उनकी लायबिलिटीज होती हैं उसके इक्वल हमें एसेट्स मेंटेन करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब ये एसेट्स किस फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की फॉर्म में। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता और उसको लोन लेने चाहिए होता तो वो किसके पास जाती है, आरबीआई के साथ पास जाती है। अब ये लोन किसके ऊपर स्पेंड करते हैं, फॉर द सोशल वेलफेयर, फॉर द पब्लिक। अल्टीमेटली ये इनमें किसी ना किसी वजह से कौन इशू होता है, कौन इन्वॉल्व होता है, हमारी पब्लिक होते हैं, जिसके कारण वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको सेल कर देते हैं, आरबीआई से, और वहां से क्या लेते हैं, करेंसी लेते हैं फॉर द यूज ऑफ पब्लिक। तो इट मीन्स अल्टीमेटली पेमेंट किसको कर रहे हैं, हम पब्लिक को कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या बन जाती है, एक तरह की मॉनेटरी लायबिलिटी, क्योंकि हम पेमेंट देनदारी होगी है। देन है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीकेशन। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीकेशन भी कुछ इस टाइप्स की है। अब मॉनेटरी पॉलिसीज के हम अभी करके हंसे, हमारे दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होती है इन्फ्लेशन की कंडीशन, एक क्या होती है हमें डिफ्लेशन की कंडीशन। तो इनको ओवरकम करने के लिए हमने कल भी एक पूरा प्रोसेस देखा, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन का। अगर किसी के नहीं देखी वीडियो देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ये कल की वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें पूरा प्रोसेस डिस्कस किया हुआ है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारी इंडिया में डेवलपिंग कंट्रीज में कैसे वो बिहेव करती है, उनकी कैसी नेचर होती है, जिसमें क्या होता है, आरबीआई का क्या रोल होता है, वो या तो उन्होंने पब्लिक को सिक्योरिटी सेल करनी होती है, या उनसे क्या करनी होती है, परचेज करनी होती है, जिसके कारण वो डायरेक्ट डील किसके साथ करते हैं, पब्लिक के साथ करती है। अल्टीमेटली पेमेंट रिसिप्ट कहाँ से लेती है, पब्लिक से लेती है। तो ये हमारी क्या बन जाती है कि मॉनेटरी लायबिलिटी। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। अब ये आरबीआई और पब्लिक में एक क्या क्रिएट हो जाता है, बैंक्स में ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे के ट्रस्ट वर्दी हो जाते हैं, जिनके कारण वो उनसे लोन लेते हैं या उनको अपना डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ट्रस्ट इनमें से बिल्कुल ही कम हो गया तो ये क्या हो जाएगी, करेंसी को कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, या तो हमारी इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी, जब प्रॉपर किसकी आ जाएगी, डिप्रेशन की कंडीशन आ जाएगी, तो मनी होएगी नहीं। तो एज ए ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी को बनाने के लिए भी ये हमारी क्या बन जाती है, एक मॉनेटरी लायबिलिटी बन जाती है कि आरबीआई ने उनके लिए पब्लिश करनी ही करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में एक छोटा सा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो 2 to 3 मार्क्स का है। इसके बाद ये यूनिट हमारा मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन सा है, आर द कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक परिवर्ब आ जाता है 2-3 मार्क्स का, कि जितने भी कमर्शियल बैंक है वो क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कमर्शियल बैंक। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या होती हैं, वो कमर्शियल बैंक नहीं होती। अब देखें मेनली कमर्शियल बैंक का क्या रोल होता है, इनमें सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स नहीं आते, इनमें और भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, हमारी इंश्योरेंस कंपनीज होगी, या फिर हमारा क्या हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। और हमारा कमर्शियल बैंक का जो मेन मोटिव क्या होता है, मेन गोल क्या, मेन फंक्शन क्या होता है, या तो लोन लेना या डिपॉजिट को क्या करना, एक्सेप्ट करना। अब कमर्शियल बैंक तो ये दोनों जो है फॉर्म्स प्रॉपरली फॉलो कर रही है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है ये सिर्फ क्या एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पब्लिक को लोन प्रोवाइड नहीं करते। ऐसे हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ये क्या प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है। और म्यूचुअल फंड्स में हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कमर्शियल बैंक तो अपने फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है, तो इसका हम बोल सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक नहीं है, क्योंकि जितने भी इसकी अंदर इन्वॉल्व और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो दोनों काम साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं कर रही। वो कौन कौन से, एज जो मेन प्राइमरी फंक्शन आ जाते हैं, आइदर टू एक्सेप्ट द लोन एंड प्रोवाइड द एडवांसेस। अगर आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इनका।
इसी के साथ ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अदरवाइज अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हैव